लास्ट क्लास में हम लोगों ने बात करी थी कोवेलेंट बॉन्डिंग, कोऑर्डिनेट बॉन्डिंग और आयनिक बॉन्ड, है ना। तो कोऑर्डिनेट बॉन्ड हम लोग कर रहे थे, आपने नोट भी कर लिया है। एक बार और समझो कोऑर्डिनेट बॉन्ड क्या है, लिखना नहीं है। कोऑर्डिनेट बॉन्ड में भी क्या होगी, शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन ही होगा। इसमें शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन ही होता है जैसे कोवेलेंट में होता है, लेकिन दोनों का डिफरेंस ये है कि जैसे कोवेलेंट बॉन्ड में हाइड्रोजन और हाइड्रोजन के बीच में अगर कोवेलेंट बॉन्डिंग होनी है तो ये वाला हाइड्रोजन एटम भी एक इलेक्ट्रॉन शेयर करवा रहा है और ये भी एक एक शेयर, दोनों आपस में इक्वल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन शेयर करवाते हैं। ये कोवल, जैसे ऑक्सीजन और ऑक्सीजन के बीच में अगर O2 बनना है तो ऑक्सीजन के आउटर शेल में 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं, इसको 2 की रिक्वायरमेंट होती है, इसलिए ये 2 की शेयरिंग करवा देता है। बगल वाले ऑक्सीजन एटम से 2 की शेयरिंग करवाता है, ये भी 2 की, तो ये कोवेलेंट बॉन्ड बनते हैं। यहाँ डबल बॉन्ड आ गया, यहाँ पे सिंगल बॉन्ड आ गया, ये कोवेलेंट है। बट अगर हम लोग बात करें कोऑर्डिनेट बॉन्ड की, तो कोऑर्डिनेट बॉन्ड में शेयरिंग तो होगी लेकिन एक ही एटम शेयरिंग करवाएगा, दूसरा जो होगा उसको यूज करेगा, केवल एक एटम शेयरिंग करवाएगा और दूसरा जो होगा उसको यूज करेगा। जैसे मान लो मैं बोलूं कि मेरे पास H2O मॉलिक्यूल है, तो H2O मॉलिक्यूल इस तरीके से बना हुआ होता है, इस ऑक्सीजन पे 2 लोन पेयर होते हैं। लोन पेयर वो इलेक्ट्रॉन होते हैं जो कोवेलेंट बॉन्ड में पार्टिसिपेट नहीं करते। कोवेलेंट बॉन्ड ये है। कोवेलेंट बॉन्ड के अलावा अगर किसी एटम पे इलेक्ट्रॉन पेयर है तो उसको बोलते हैं लोन पेयर। ये लोन पेयर अगर इसके पास H+ आ जाए, H+ के पास 0 इलेक्ट्रॉन सिस्टम है, इसके पास इलेक्ट्रॉन नहीं है, अगर ये 2 इलेक्ट्रॉन अपने शेयर करवा दे इसके साथ, तो हाइड्रोजन को 2 ही इलेक्ट्रॉन चाहिए होते हैं, ये फुलफिल हो जाता है, तो ऑक्सीजन जो होगा वो एक लोन पेयर अपने पास रखेगा और एक लोन पेयर इससे शेयर करवा देगा, तो ये लोन पेयर कन्वर्ट हो जाएगा बॉन्ड में। ये लोन पेयर किस में कन्वर्ट हो जाएगा, बॉन्ड में। और बॉन्ड में जब ये कन्वर्ट हो जाएगा तो यहाँ पे बन गया बॉन्ड और ये दोनों इलेक्ट्रॉन अब यहाँ पे आ गए, इसलिए इसको हम लोग बोलेंगे कोऑर्डिनेट बॉन्ड। तो इसको हम ऐसे भी दिखा सकते हैं, ऑक्सीजन ने हाइड्रोजन इसको H को ये इलेक्ट्रॉन अपने दे दिए, ठीक है। तो इस शेयरिंग में क्या था, दोनों इलेक्ट्रॉन देते हैं, इस शेयरिंग में केवल एक एटम इलेक्ट्रॉन देता है और एक लेता है, लेकिन परमानेंटली नहीं देता है, बीच में बस रख देंगे शेयरिंग के लिए। परमानेंट देने का मतलब होता है जैसे कि हम लोगों ने आयनिक बॉन्ड में पढ़ा था, Na ने अपना एक इलेक्ट्रॉन दे दिया था Cl को, तो ये बन जाता था Na+ और ये बन जाता था Cl-। तो परमानेंट ट्रांसफर नहीं होता है, शेयरिंग होती है, लेकिन स्पेशल तरीके की शेयरिंग है, इसमें दोनों अपने अपने इलेक्ट्रॉन शेयर नहीं करवाते, केवल एक एटम शेयर करवाएगा, अपने इलेक्ट्रॉन यूज करवाएगा और दूसरा उसको यूज करेगा, लेकिन कंप्लीटली नहीं देगा। क्लियर है पॉइंट। तो ये बातें हुई थी कोवेलेंट, कोऑर्डिनेट एंड आयनिक बॉन्ड की। अब हम लोग कुछ स्ट्रक्चर्स की बात करेंगे और अगर आयनिक कंपाउंड है तो उसमें क्या क्या प्रॉपर्टी होगी उसकी बात करेंगे। तो हेडिंग डालिए प्रॉपर्टीज ऑफ आयनिक कंपाउंड। जो आयनिक बॉन्ड से कंपाउंड बनेंगे उनको आयनिक कंपाउंड कहते हैं। उनकी क्या क्या प्रॉपर्टीज देखने को मिलेंगी अपने को, आयनिक कंपाउंड की क्या क्या प्रॉपर्टी अपने को देखने को मिलेगी, उसकी बात करते हैं हम लोग। प्रॉपर्टीज ऑफ आयनिक कंपाउंड। आयनिक कंपाउंड की अगर बात करो तो आयनिक कंपाउंड जैसे एग्जांपल हम लोग ले लें NaCl। तो NaCl में क्या होता है कि Na+ और Cl- के बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगता है उसी को हम लोग कहते थे आयनिक बॉन्ड। अब क्योंकि ये चार्ज के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, तो चार्जेस के बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगते हैं
वो फोर्स की कैटेगरी में सबसे अच्छे वाले फोर्स होते हैं, है ना, बहुत स्ट्रॉन्ग फोर्स कैटेगराइज करते हैं। तो इसका मतलब हम कह सकते हैं कि आयनिक बॉन्ड और आयनिक कंपाउंड हैव स्ट्रॉन्ग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। इनके बीच में स्ट्रॉन्ग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगता है। क्यों? क्योंकि ये जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है ये इलेक्ट्रोस्टैटिक है। इलेक्ट्रोस्टैटिक का मतलब चार्जेस के बीच में लग रहा है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लग रहा है। फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बहुत हाई होता है इनके बीच में। इसलिए इन जनरली आयनिक कंपाउंड जो होंगे, इन जनरली आयनिक कंपाउंड जो होंगे वो नेचर में सॉलिड फॉर्म में प्रेजेंट होंगे। इन जनरली किस फॉर्म में प्रेजेंट होंगे? सॉलिड फॉर्म में। एक्सेप्शंस भी हो सकते हैं। हाँ, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बहुत ज्यादा है तो बहुत पास पास होंगे। हाँ, पार्टिकल्स बहुत पास पास होते हैं। नोट हो गया? सब लोग एक साइड बैठो, या तो इधर बैठ जाओ या इधर बैठ जाओ। बोर्ड कैसे तुमको विजिबल हो रहा है उस तरीके से बैठो। समझे नहीं? हम्म, क्या नहीं समझे? सॉलिड फॉर्मेट होता है, इसलिए हम लोग बोलते हैं क्रिस्टल भी बनाते हैं, क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर में भी प्रेजेंट है। इनका स्ट्रक्चर कैसा होगा? क्रिस्टलाइन, क्रिस्टल बनाते हैं। स्ट्रॉन्ग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन की वजह से क्या बनाते हैं? क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर भी बनाते हैं। क्रिस्टल क्या होता है अभी समझा देंगे। नहीं, ज्यादा भी हो सकते हैं। क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर बनाते हैं, हार्ड होते हैं। क्रिस्टल हमेशा कैसा होगा? हार्ड होगा। क्रिस्टल की प्रॉपर्टी होती है, क्रिस्टल कैसा होता है? हार्ड स्ट्रक्चर। नोट हो गया? जैसे मान लो मैंने NaCl का एग्जांपल लिया, तो NaCl का क्रिस्टल कुछ इस तरीके का होता है। NaCl का स्ट्रक्चर कुछ इस तरीके का होगा कि एक इसमें एक Cl माइनस के अराउंड 6 Na प्लस अरेंज होते हैं। एक Cl माइनस के अराउंड कितने Na प्लस होते हैं? 6 बन गए। और एक Na प्लस के अराउंड 1 Na प्लस सराउंडेड बाय 6 Cl minus and 1 Cl minus is surrounded by 6 Na plus. ये क्रिस्टल स्ट्रक्चर का थोड़ी सी एक बात बताइए, बाकी और क्रिस्टल हम लोग पढ़ेंगे सॉलिड स्टेट चैप्टर में। क्यूब इसलिए बनाए, इन जनरली क्रिस्टल स्ट्रक्चर जो होंगे क्यूबिकल, और भी स्ट्रक्चर होते हैं पर NaCl में क्यूबिकल है।
स्ट्रक्चर तो और भी है। कोई भी अगर क्रिस्टल की बात करो ना, तो उस क्रिस्टल में मान लीजिए मैं बोल रही हूँ कि एक पार्टिकल को सराउंड कर रहे हैं 6 पार्टिकल। अगर मैंने ऐसा बोला, एक पार्टिकल को अगर 6 पार्टिकल सराउंड कर रहे हैं, अगर मैंने ऐसा बोला, तो Na+ के लिए इसमें कोऑर्डिनेशन नंबर बोला जाता है। क्या बोलते हैं हम लोग इसमें, इस टर्म को? कोऑर्डिनेशन नंबर। ये हो गया 6। हाँ, पॉजिटिव को नेगेटिव सराउंड करेगा, नेगेटिव को पॉजिटिव सराउंड करेगा। एक पार्टिकल को, क्रिस्टल को अगर अंदर से देखें तो एक पार्टिकल को कितने नेबरिंग पार्टिकल, कितने उसके नेबर हैं, नियरेस्ट नेबर बोलते हैं, वो कितने हैं, उसको हम लोग बोलते हैं कोऑर्डिनेशन नंबर। जैसे हाँ, इसमें दोनों पार्टिकल्स के लिए सेम होता है, किसी किसी में अलग भी होता है, इसमें सेम है। Na+ के लिए भी 6 है और Cl- के लिए भी 6 है, तो ओवरऑल क्रिस्टल का कोऑर्डिनेशन नंबर 6 ही आता है। हो गया। सेकंड पॉइंट नोट करिए। आयनिक कंपाउंड्स have non-directional bond। अब ये नया टर्म बोला मैंने, नॉन डायरेक्शनल। नॉन डायरेक्शनल का क्या मतलब है, समझो। नॉन डायरेक्शनल, नॉन डायरेक्शनल का मतलब है, ध्यान से समझना, कि मान लो Na+ यहाँ पे पड़ा हुआ है, इसके चारों तरफ Cl- इधर से भी आएगा तो भी बॉन्ड बन सकता है, इस डायरेक्शन से भी आएगा तो भी बॉन्ड, किसी भी डायरेक्शन से आ जाए तो बॉन्ड बन सकता है। Na+ और Cl- के बीच में जो बॉन्ड है, वो Cl- किसी भी डायरेक्शन से अटैच होगा तो बॉन्ड बन जाएगा, है ना। जैसे इस डायरेक्शन से भी अटैच हो सकता है, इससे भी हो सकता है, इससे भी हो सकता है। इसका मतलब डायरेक्शन की कोई इंपॉर्टेंस नहीं है, किसी भी डायरेक्शन से Na+ के चारों तरफ अगर Cl- आ गया उसकी पेरीफेरी में, तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगेगा और आयनिक बॉन्ड क्रिएट हो जाएगा। इसलिए आयनिक बॉन्ड को हम लोग बोलते हैं नॉन डायरेक्शनल, है ना। अब इसको ध्यान से समझना, इसको कोवेलेंट बॉन्ड से कंपेयर कर रहे हैं तो ज्यादा बात समझ में आएगी। अगर हम कोवेलेंट कंपाउंड की बात करें, कोवेलेंट बॉन्ड की बात करें अगर, तो कोवेलेंट बॉन्ड या कोवेलेंट कंपाउंड के जो बॉन्ड हैं उनको हम बोलते हैं डायरेक्शनल। डायरेक्शनल का क्या मतलब है, देखो ध्यान से। डायरेक्शनल का मतलब ये है कि जैसे मैंने बोला ऑक्सीजन और ऑक्सीजन के बीच में कोवेलेंट बॉन्ड बनना है, ये डबल बॉन्ड बनना है, ठीक है। तो ये ऑक्सीजन अगर अपने इलेक्ट्रॉन को इस तरफ रखेगा जिस तरफ इसके इलेक्ट्रॉन है, तब तो बॉन्ड बनेगा। अगर मान लो ये ऑक्सीजन बोलता है कि जो मुझे इलेक्ट्रॉन शेयर कराने हैं, मैं अपने 6 के 6 इलेक्ट्रॉन इधर रखूंगा, और ये ऑक्सीजन इधर इलेक्ट्रॉन रखता है शेयर कराने के लिए, तो यहाँ पे शेयरिंग नहीं हो पाएगी। मतलब यहाँ पे डायरेक्शन की इंपॉर्टेंस है कि दोनों जो शेयरिंग वाले इलेक्ट्रॉन हैं वो बीच में ही होने चाहिए, एटम्स के बीच में। ऐसा नहीं है कि कोई अपने इलेक्ट्रॉन इधर रख दे तो शेयरिंग हो जाएगी दूसरे डायरेक्शन। इसका मतलब कोवेलेंट बॉन्ड में किसकी इंपॉर्टेंस है, डायरेक्शन की इंपॉर्टेंस है। आयनिक बॉन्ड में डायरेक्शन की इंपॉर्टेंस नहीं है, दूसरा वाला आयन किसी भी डायरेक्शन से आएगा तो आयनिक बॉन्ड बन जाएगा। लिख लीजिए, यहाँ पे लिखा आपने, आयनिक कंपाउंड आर नॉन डायरेक्शनल बॉन्ड, आयनिक कंपाउंड हैव नॉन डायरेक्शनल बॉन्ड बट कोवेलेंट आर डायरेक्शनल, कोवेलेंट बॉन्ड आर
डायरेक्शनल। डायरेक्शनल नॉन डायरेक्शनल का मीनिंग समझ में आ रहा है? थर्ड पॉइंट, ionic compound are soluble in polar solvent। अब पोलर सॉल्वेंट का क्या मतलब है? देखो, पोलर सॉल्वेंट जिसमें कि पोल्स बनते हैं, पोल्स होगा पॉजिटिव और नेगेटिव का। पोलर सॉल्वेंट वो होगा जिसमें पॉजिटिव और नेगेटिव पोल्स बनेंगे। जैसे पोलर सॉल्वेंट का सबसे अच्छा एग्जांपल है वाटर। वाटर मॉलिक्यूल को अगर ऑब्जर्व करो तो ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बहुत ज्यादा होती है, तो ऑक्सीजन क्या करेगा, इस इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ थोड़ा पुल करेगा तो इस पे नेगेटिव चार्ज, और हाइड्रोजन पे कैसा चार्ज आ जाएगा, पॉजिटिव चार्ज। बगल वाले पे भी इसी तरीके से, इस पे पॉजिटिव और इस पे कैसा चार्ज आएगा, नेगेटिव। ये हुआ क्यों? क्योंकि ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या है, हाई है। जो पोलर कोवलेंट बॉन्ड बताया था ना आपको, वही सेम चीज है। मतलब ऐसा कोई भी सॉल्वेंट जिसके मॉलिक्यूल के अंदर पॉजिटिव और नेगेटिव पोल बन जाते हैं इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के डिफरेंस की वजह से, उसको हम लोग बोलते हैं पोलर सॉल्वेंट। क्या बोलेंगे उसको, पोलर सॉल्वेंट। पोलर सॉल्वेंट का एग्जाम्पल जो है वाटर, बहुत अच्छा एग्जाम्पल, और भी होते हैं, वाटर सबसे अच्छा एग्जाम्पल है। तो जो आयनिक कंपाउंड होगा ये पोलर सॉल्वेंट में अच्छा डिसॉल्व होता है। पोलर सॉल्वेंट में इसकी सॉल्युबिलिटी क्या होती है, हाई होती है। रूल याद रखेंगे हम लोग, एक रूल लिखेंगे आप यहाँ पे, लाइक डिसॉल्व लाइक। सॉल्युबिलिटी में ये रूल चलता है, लाइक डिसॉल्व लाइक। कहने का क्या मतलब है कि अगर पोलर सॉल्वेंट है, पोलर सॉल्वेंट का मतलब जिसमें प्लस माइनस चार्ज होंगे, तो वो डिसॉल्व करवाएगा अच्छे से आयनिक कंपाउंड को। ठीक। अगर सॉल्वेंट है नॉन पोलर, जिसमें पोल नहीं बन रहे हैं, तो उसको सॉल्वेंट को क्या बोलोगे, नॉन पोलर। अगर नॉन पोलर सॉल्वेंट है तो वो कोवेलेंट को ज्यादा अच्छे से डिसॉल्व कराएगा, क्योंकि कोवेलेंट में तो चार्ज होता नहीं है, वैसे आयनिक में चार्ज है। इस रूल को हम क्या कहते हैं, लाइक डिसॉल्व लाइक। पोलर सॉल्वेंट में आयनिक कंपाउंड अच्छे से डिसॉल्व होगा और नॉन पोलर सॉल्वेंट में कोवेलेंट कंपाउंड अच्छे से डिसॉल्व होगा। बना लिया? जैसे मान लो मैंने बोला, इसकी सॉल्युबिलिटी को अब समझा देती हूँ कैसे सॉल्युबल है। ये नोट कर लिया सबने? एग्जाम्पल ले लेते हैं। पोलर का मतलब ऐसा सॉल्वेंट जिसमें प्लस माइनस चार्ज डेवलप होगा। प्लस माइनस चार्ज उसी सॉल्वेंट में डेवलप हो सकता है जहां पे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस है। जैसे H और ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में डिफरेंस है, तो ऑक्सीजन पे नेगेटिव चार्ज और हाइड्रोजन पे पॉजिटिव चार्ज, तो यहाँ पे पोल्स डेवलप हो गए, पॉजिटिव और नेगेटिव पोल। तो ऐसे सॉल्वेंट को हम बोलेंगे पोलर सॉल्वेंट।
पोलर सॉल्वेंट में पॉजिटिव नेगेटिव पोल बन रहे हैं, आयनिक कंपाउंड में भी प्लस माइनस होता है, तो इसलिए पोलर में आयनिक कंपाउंड अच्छे से डिसॉल्व होगा। अब इसका एग्जांपल हम लोग NaCl को देख के समझते हैं कैसे ये डिसॉल्व कैसे करेगा वाटर। ये समझा देते हैं आपको। सॉल्युबल होता कैसे है, सॉल्युबिलिटी का क्या कॉन्सेप्ट है, उसको थोड़ा सा स्ट्रक्चर से समझते हैं। जैसे मान लो कि ये कंटेनर है, इसमें NaCl का क्रिस्टल पड़ा हुआ, नमक का क्रिस्टल पड़ा हुआ, ठीक। क्रिस्टल है तो Na+Cl- आपस में जुड़े हुए अच्छे तरीके से। अब क्या किया हमने, इसमें वाटर ऐड कर दिया, ठीक। किसी उससे ग्लास रॉड वगैरह से मिक्स कर रहे हैं, तो देख रहे हैं हम लोग थोड़ी देर बाद धीरे धीरे नमक जो है उसमें सॉल्युबल हो रहा है, ठीक है, डिसॉल्व हो रहा है। तो सॉल्ट धीरे धीरे क्या होगा, नमक को सबने पानी में घोला भी है ना, क्रिस्टल को नहीं घोला होगा आपने, पाउडर आजकल मार्केट में आता है उसको घोला होगा, फिर घुल जाता है आसानी से, सबको पता है। किसी ने नहीं घोला हो तो आज घोल के देख लेना घर, ठीक। नमक कैसे फटाफट से डिसॉल्व। अब ये जो डिसॉल्व हो रहा है ये कैसे हो रहा है, इसकी मैकेनिज्म क्या है ये समझते हैं। जैसे मान लो NaCl है तो Na+ और Cl- से बना है, ये दोनों आपस में एसोसिएटेड है फोर्स ऑफ अट्रैक्शन से। अब वाटर मॉलिक्यूल क्या करता है, वाटर मॉलिक्यूल में दो एंड है, अभी मैंने आपको सिखाया वाटर मॉलिक्यूल में दो एंड है, एक एंड है पॉजिटिव, एक एंड है नेगेटिव, एक एंड पॉजिटिव है, एक एंड नेगेटिव। वाटर मॉलिक्यूल को अगर मैं ऐसे रिप्रेजेंट कर दूं, डायग्राम बनाने के लिए वाटर मॉलिक्यूल को इजी वे में ऐसे भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, प्लस। ये वाटर का मॉलिक्यूल है, एक एंड इसका बोल दिया हमने प्लस और एक एंड बोल दिया हमने माइनस। अब क्या होता है, Na+ के चारों तरफ वाटर मॉलिक्यूल इस तरीके से आके इकट्ठा होगा, इस तरीके से आके इसको सराउंड करेगा कि ये माइनस वाला एंड इस तरफ आ जाएगा, और Cl- के चारों तरफ, Na+ के चारों तरफ कौन सा एंड आया, माइनस वाला। Na+ के चारों तरफ किसने कौन इकट्ठा हुआ, माइनस वाला। Cl- के चारों तरफ कौन इकट्ठा हो जाएगा, ऐसे अपोजिट होके वाटर मॉलिक्यूल रहते हैं, ठीक। तो एक तरीके से देखो तो वाटर आपने ऐड किया, वाटर ने क्या किया, वाटर के कई सारे मॉलिक्यूल, वाटर ने क्या किया, NaCl को सेपरेट आउट करा दिया, इसके बीच में क्या हुआ, Na+ और Cl- साथ में थे, एसोसिएटेड थे कंपाउंड के फॉर्म में, इसने क्या करा, Na+ को चारों तरफ से वाटर ने इसके सराउंड कर लिया और Cl- को भी, तो Na+ और Cl- क्या हो गए, सेपरेट आउट हो गए, सेपरेट हो गए और वाटर के साथ एसोसिएट। अब Na+ और Cl- का आपस का एसोसिएशन क्या हो गया, खत्म हो गया, और ये किसके साथ एसोसिएशन बना लिया इन्होंने, वाटर के साथ। जब एक सब्सटेंस आपस के एसोसिएशन को छोड़ के दूसरे के साथ एसोसिएट हो जाएगा सॉल्वेंट के साथ, तब हम बोलेंगे कि वो सब्सटेंस डिसॉल्व हो गया, वो सब्सटेंस सॉल्युबल है। तो सॉल्युबिलिटी इस तरीके से एक्सप्लेन की जाती है। डिसॉल्व होने का क्या मतलब है, जो अपोजिट आयन है, अपोजिट वाला एंड है, आयन नहीं, अपोजिट वाला एंड है, वो सराउंड कर लेगा और Na+ और Cl- को क्या कर दिया, सेपरेट कर दिया, Na+ और Cl- को क्या कर दिया, सेपरेट कर दिया। अब वाटर के साथ एसोसिएशन बन गया,
किसी सॉल्वेंट के साथ अगर एसोसिएशन बन जाएगा आयंस का, तो बोलेंगे कि अब वो पूरा कंपाउंड टूट गया और टूट के वाटर में डिसॉल्व हो गया, ऐसा बोल, ठीक है। इसी को बोलते हैं सॉल्युबिलिटी। तो सॉल्युबिलिटी का ये एक तरीके से केमिकल प्रोसेस क्या हो रहा है वो मैंने आपको बताया। तो लिख लीजिए, डायग्राम बना लीजिए कुछ। एक कहाँ अटैच हो रहा है, कई सारे सराउंड कर रहे हैं ना। हाँ हाँ कर सकता। NaCl भी हमने अपन ने एक को तो काउंट किया नहीं, ये तो एक एग्जांपल लिया है ना। अगर आप क्रिस्टल का कोई पार्ट लोगे, एक टुकड़ा लोगे, तो उसमें तो NaCl बहुत सारे होंगे, तो सारे के सारे डिसॉल्व हो रहे हैं, इसका मतलब सारे के सारे में ये प्रोसेस। और है अल्कोहल है, बताते पोलर सॉल्वेंट। बना लीजिए, ये डायग्राम बनाइए फिर। पोलर सॉल्वेंट का सबसे अच्छा एग्जांपल है वाटर। इलेक्ट्रोस्टैट में आप पढ़ेंगे डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट के, है ना। इलेक्ट्रोस्टैट जब पढ़ेंगे तो डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट के पढ़ेंगे। के जो होता है वो किसी सॉल्वेंट के बारे में बताता है कि इसमें तोड़ने की प्रॉपर्टी कितनी अच्छी है। जैसे मान लो आपके 15-20 जो भी क्लास है, इसमें कोई ऐसा हो जो जब चाहे किसी के बीच में लड़ाई करवा ले, तो उसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट क्या हो जाएगा, बहुत अच्छा हो जाएगा। सेपरेट आउट करने की टेंडेंसी बहुत अच्छी है वाटर में। डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट बाकियों के 20, 30, 10 इस तरीके से होते हैं, वाटर का 81 होता है। इसीलिए वाटर को यूनिवर्सल सॉल्वेंट भी कहते हैं, कि बहुत सारे सब्सटेंसेस को डिसॉल्व कर सकता है वाटर। बना लीजिए, फिर अगले पॉइंट पे डिस्कस करें। नंबर तो मुझे एग्जैक्ट नंबर तो मुझे नहीं याद है कि कितने सराउंड होते हैं, नहीं फिक्स होता है सबके लिए अलग अलग, सारे क्रिस्टल के लिए अलग अलग है, फिक्स। यहाँ पे लिख लो डाइलेक्ट्रिक, डाइलेक्ट्रिक भी लिख लो, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट के फॉर वाटर इज इक्वल टू 82, 81 के अराउंड होता है। डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट फॉर वाटर 82, 81 के अराउंड होता है। अगर हम लोग बोले डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट फॉर D2O, H2O होता है नॉर्मल वाटर जो हम यूज करते हैं, D2O बोलते हैं हैवी वाटर, जिसमें H की जगह ड्यूटेरियम होता है, आइसोटोप, है ना, हैवी वाटर, जिसका डाइलेक्ट्रिक 80 के आसपास होता है। यानी अगर मैं बोलूं नमक का क्रिस्टल दे रही हूँ, नमक का क्रिस्टल वाटर में ज्यादा सॉल्युबल होगा या हैवी वाटर में, तो वाटर में ज्यादा होगा, क्योंकि उसके डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट क्या है, ज्यादा है। इसका मतलब हम लोग क्या कह सकते हैं कि डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट इज प्रॉपर्टी, or you can say capacity of solvent to separate out ions of ionic compound। आयनिक कंपाउंड के आयंस को सेपरेट करने की
जो कैपेसिटी होती है किसी सॉल्वेंट की, उसको हम लोग बोल सकते हैं डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट के। अगर अलग अलग सॉल्वेंट के अलग अलग कांस्टेंट दिए हो तो हम कह सकते हैं कि K इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू सॉल्युबिलिटी। जिस सॉल्वेंट का K ज्यादा होगा वो आयनिक कंपाउंड को ज्यादा सॉल्युबल करेगा, ज्यादा डिसॉल्व करेगा। NaCl सॉल्वेंट की तरह काम नहीं करता, वो रिएक्ट कर जाता है ना अलग तरीके से। होएगा तो सही, सॉल्यूशन बनाएंगे तो कुछ तो प्रॉपर्टी होगी। दो पॉइंट डिस्कस किए हम लोगों ने, तीनों के। पॉइंट नंबर 4, जैसे अगर हम लोग बात करें आयनिक कंपाउंड की, तो आयनिक कंपाउंड gives आयनिक रिएक्शंस। आयंस के बीच में रिएक्शंस होती है इसमें आयनिक कंपाउंड में। अगर इनकी किसी से रिएक्शन कराओगे तो कैसी रिएक्शंस देंगे? आयनिक रिएक्शन। और ये जो आयनिक रिएक्शंस होती है ना, आयंस के बीच में जो रिएक्शन होंगी वो बहुत फास्ट होती है, वेरी फास्ट। यानी कि हम ऐसा कह सकते हैं कि रेट जो होगा, या बोले हम स्पीड ऑफ रिएक्शन, फिजिक्स के टर्म्स में स्पीड वर्ड यूज करते हैं, केमिस्ट्री में हम लोग रेट यूज करते हैं वर्ड। रेट ऑफ रिएक्शन जो होगा वो बहुत हाई होगा। आयनिक रिएक्शंस का रेट जो होता है बहुत हाई होता है। आयनिक कंपाउंड बहुत फास्ट रिएक्ट करते हैं इन कंपैरिजन टू मॉलिक्यूलर रिएक्शंस। मॉलिक्यूलर रिएक्शंस कोवेलेंट में होंगी, कोवेलेंट मॉलिक्यूल में होंगी, जिसमें कोवेलेंट बॉन्ड होगा। इन जनरल बात है ये। आयनिक रिएक्शन अगर हो रही है, आयनिक कंपाउंड की अगर रिएक्शन हो रही है तो क्या होगी? बहुत फास्ट होगी, रेट बहुत ज्यादा होगा। पॉइंट नंबर 5, आयनिक कंपाउंड कैन शो आइसोमॉर्फिज्म। आयनिक कंपाउंड कैन शो आइसोमॉर्फिज्म। आइसोमॉर्फिज्म क्या है देखो समझो। आइसो का मतलब होता है सेम, मॉर्फिज्म वैसे वर्ड यूज किया जाता है मॉर्फोलॉजी के लिए। मॉर्फोलॉजी होता है किसी भी सब्सटेंस को बाहर से देखने पे वो कैसा लग रहा है ना। जैसे मान लो अगर मैं किसी चीज का क्रिस्टल लेती हूँ, जैसे आपने अगर वो देखा हो नमक का क्रिस्टल तो देखा ही होगा ना सबने, नमक है ना, NaCl का। अगर आपने वो देखा हो शुगर भी देखा होगा सबने, शुगर के क्रिस्टल आजकल कैसे आते हैं, है ना। मिश्री देखी हुई है। अगर क्रिस्टल आपने देखा हो इसका, जो चाइनीज क्या बनता है, चाइनीज में नमक कौन सा डलता है? एक स्पेशल नमक डलता है अजीनोमोटो, है ना। अजीनोमोटो का कभी क्रिस्टल देखना देखा है आपने?
क्या MSG बोलते हैं? MSG बोले तो अच्छा, अजीनोमोटो का अगर क्रिस्टल हम लोग देखें तो कुछ ऐसा ऐसा सा, मतलब ऐसे नुकीला सा होता है। जैसे शुगर के क्रिस्टल अगर देखोगे छोटे छोटे से ऐसे क्यूबिकल दिखेंगे, मिश्री भी इसी तरीके से क्यूबिकल आती है, शुगर ऐसे इस तरीके के फॉर्म में भी आती है ना, लेकिन अजीनोमोटो का क्रिस्टल ऐसा होता है। तो मतलब क्या उधर क्या दिखा रहे हैं? अच्छा, मैंने सोचा कोई क्रिस्टल है उधर। तो जैसे मान लो ये अजीनोमोटो का क्रिस्टल है इस तरीके का, मान लीजिए कोई सब्सटेंस और हो उसके क्रिस्टल का भी शेप ऐसा ही हो, तो इन दोनों को हम बोलेंगे आइसोमॉर्फस। क्या बोल सकते हैं हम? आइसोमॉर्फस। बाहर से देखने में मॉर्फोलॉजी, बाहर से देखने में स्ट्रक्चर अगर क्रिस्टल का एक सा दिख रहा है तो उन दोनों क्रिस्टल को हम, उन दोनों सॉलिड सब्सटेंस को हम क्या कह सकते हैं एक दूसरे का? आइसोमॉर्फस बोल सकते हैं। आइसो का मतलब सेम, मॉर्फस का मतलब होता है आउटर स्ट्रक्चर, कैसा दिख रहा है बाहर से, आइसोमॉर्फस का मतलब। तो एक बार वर्ड का मतलब लिखिए फिर एग्जांपल बता दो। हाँ हाँ, फॉर्मूला से ही करेंगे अपन तो। हाँ, इस तरीके से अगर आइसोमॉर्फस, वही एग्जांपल बताने ही जा रही थी। ये 2 लाइन लिख ली आपने, एग्जांपल लिख लीजिए। जैसे हम लोग बात करें ZnSO4, एग्जांपल लिख लेते हैं आइसोमॉर्फस सॉल्ट के। ZnSO4 डॉट 7H2O, MgSO4 डॉट 7H2O, इनका क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर सेम सा होता है, इसलिए इनको हम क्या बोल सकते हैं? आइसोमॉर्फस सॉल्ट। बताया था। K2SO4 एंड K2CrO4, ये भी होते हैं आइसोमॉर्फस। K2SO4 K2CrO4 ये भी होते हैं। कुछ कुछ जो होते हैं वो सेम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की वजह से होते हैं, कुछ आउटर ये जो वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन इन स्ट्रक्चर्स की वजह से होते हैं। जैसे एक एग्जांपल इसमें NaF एंड MgO, NaF एंड MgO, अगर इसमें देखो तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन सेम होगा। Na इसमें किस फॉर्मेट में होगा? Na प्लस के फॉर्मेट में। F किस फॉर्मेट में होगा? F माइनस के। अगर Mg की बात करो तो Mg प्लस 2 के फॉर्मेट में होगा, ऑक्सीजन O माइनस 2 के फॉर्मेट में। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या आएगा? 10 इलेक्ट्रॉन सिस्टम है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन सबका सेम आएगा। तो ये आइसोमॉर्फस है, लेकिन किस वजह से बने हैं? कॉन्फ़िगरेशन सेम है। कहने का मतलब ये, देखो ध्यान से समझो, जैसे मान लो इनके साइज में बहुत डिफरेंस ना हो, साइज में डिफरेंस बहुत ना हो, और अंदर का जो इलेक्ट्रॉनिक स्ट्रक्चर है अगर सेम है ना,
तो वो आइसोमॉर्फस होने के चांसेस है ना। बाकी वैसे जो है हम, ये तो एक ऐसे एग्जांपल बता दिया आपको। बेसिकली आइसोमॉर्फस जो देखना होता है वो क्रिस्टल के स्ट्रक्चर से ही देखना होता है, वो मतलब ऐसे पता नहीं लगता। ये तो मैंने एक एग्जांपल आपको बता दिया कि ये इस वजह से आइसोमॉर्फस बोला जा रहा है। अगर स्ट्रक्चर देखेंगे तो दोनों का स्ट्रक्चर क्या होगा, सेम होगा, बट इसमें साइज वगैरह का भी मतलब इम्पोर्टेंस होती है। ऐसा नहीं हो सकता कि कोई क्रिस्टल यहाँ पे Na+ मान लो जिस साइज का है, उससे ट्रिपल साइज का यहाँ पे कोई आयन हो तो वो आइसोमॉर्फस हो जाएगा, नहीं। चलिए, तो अपनी बात हो गई। क्या हुआ? हाँ, FeSO4.7H2O हो सकता है, इस जो पहले एग्जांपल्स बताए। Fe+2 का चार्ज भी है उसमें। फेवरेबल कंडीशन फॉर आयनिक बॉन्ड फॉर्मेशन। आयनिक बॉन्ड अगर बनना है तो क्या क्या फेवरेबल कंडीशन हो सकती है? आयनिक बॉन्ड अगर बनाना है तो उसके लिए एलिमेंट की क्या क्या फेवरेबल कंडीशन होती है? अपोजिट चार्जेस। अच्छा, देखो ध्यान से समझो। आयनिक बॉन्ड बनाना है तो एक बनना है कैटायन और एक बनाना है हमको एनायन। अगर न्यूट्रल एटम है हमारे पास तो एक बनेगा कैटायन और एक बनेगा एनायन। मान लो मुझे ए बी बनाना है कंपाउंड, तो A+ और B- बनने चाहिए, वही एसोसिएट होंगे और उन्हीं के बीच में आयनिक बॉन्ड बनेगा। ठीक, तो अगर एलिमेंट की ऐसी टेंडेंसी हो कि वो इजीली कैटायन बना ले और जो दूसरा एलिमेंट जोड़ रहा है उसकी ऐसी टेंडेंसी हो कि वो इजीली एनायन बना ले, नेगेटिव वाला है ना। तो अगर कोई एलिमेंट ऐसा है जो इजीली कैटायन बनाता है, अच्छा इजीली कैटायन वो बनाएगा जिसकी आयनाइजेशन एनर्जी कम होगी। थोड़ी सी भी एनर्जी मिली तो वो इजीली क्या बना ले, कैटायन बना ले। और इजीली एनायन वो बनाता है, इजीली माइनस वाला आयन वो बनाएगा जिसकी इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी बहुत ज्यादा हो। इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी क्या होती है? अगर इलेक्ट्रॉन आप देते हो किसी न्यूट्रल सिस्टम को, न्यूट्रल एटम को, तो वो कितनी एनर्जी बाहर निकालता है उसी को तो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी या एफिनिटी बोलते हैं हम लोग। इसका मतलब वो इलेक्ट्रॉन लेने से कितना ज्यादा खुश हो रहा है। अगर मान लो कोई निकालता है, उसको एक इलेक्ट्रॉन देते हो किसी एटम को, वो निकालता है 500 जूल एनर्जी और कोई एटम निकालता है 200 जूल एनर्जी, तो ज्यादा हैप्पी कौन है? जो 500 निकाल रहा है ना। मान लो आपको किसी चीज की हैप्पीनेस मिली तो आपने एक चॉकलेट खरीदी और खुद खा ली, है ना। और कोई ऐसा है जिसको कोई हैप्पीनेस, उसको कुछ खुशी हुई तो उसने क्या करा, पूरी क्लास को चॉकलेट खिलाई, मतलब उसकी हैप्पीनेस का लेवल ज्यादा है। तो अगर आयनिक कंपाउंड बनाना है तो नेगेटिव आयन बनना चाहिए, और नेगेटिव आयन इजीली किस में बनता है, जो ज्यादा हैप्पी है उस हिसाब से देखेंगे हम लोग कि इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी ज्यादा होनी चाहिए जिसको नेगेटिव आयन बनाना है, और जिसको पॉजिटिव आयन बनाना है उसकी आयनाइजेशन एंथैल्पी क्या होनी चाहिए, लो होनी चाहिए। थोड़ी सी एनर्जी आपने दी नहीं कि उसने इलेक्ट्रॉन निकाल दिया अपने अंदर से और पॉजिटिव बना दिया। इसका मतलब कंडीशन क्या है आयनिक बॉन्ड बनने की? वन एलिमेंट should have low IE and other element
should have high electron gain enthalpy. इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी को शॉर्ट में EGE, तब आयनिक कंपाउंड जल्दी से बन जाएगा। हाँ, इन जनरल कंडीशन है ये। सेकेंड पॉइंट, कंपाउंड must have high negative lattice enthalpy. High negative lattice enthalpy. नए नए टर्म्स आ गए। हाई नेगेटिव लैटिस एंथैल्पी। आयनिक कंपाउंड जब बनता है तो मैंने क्या बोला, वो किस फॉर्म में होता है इन जनरली? सॉलिड में। सॉलिड जो होते हैं इन जनरली क्या बनाते हैं? क्रिस्टल बनाते हैं। क्रिस्टल को ही हम दूसरा वर्ड बोल सकते हैं लैटिस, है ना। तो जब ये क्रिस्टल बन रहा हो उस समय ज्यादा से ज्यादा एनर्जी निकल रही हो, क्रिस्टल के 1 मोल फॉर्मेशन के लिए जो एनर्जी निकलती है उसको हम लैटिस एंथैल्पी कहते हैं। अगर क्रिस्टल के 1 मोल बनने के लिए ज्यादा से ज्यादा एनर्जी निकल रही है, यानी कि वो क्रिस्टल फॉर्मेशन होना चाहता है, क्रिस्टल फॉर्मेशन होना उसके लिए अच्छा प्रोसेस है, इसीलिए वो ज्यादा एनर्जी बाहर निकाल रहा है, तो उसकी वैल्यू क्या होनी चाहिए? हाई नेगेटिव। नेगेटिव का बस उतना मतलब है कि एनर्जी बाहर निकल रही है ना। हाई का मतलब ज्यादा निकल रही है। अभी लैटिस एंथैल्पी अलग से पढ़ाएंगे, तो इस पॉइंट को इतना ही एक्सप्लेन कर रहे हैं। लैटिस एंथैल्पी किसके ऊपर डिपेंड करती है, कैसे कैसे बढ़ेगी, कैसे कैसे घटेगी, वो भी बात करेंगे। नेक्स्ट पॉइंट लिखिए। Two atoms have electronegativity difference. हाँ, third point. Two atoms have electronegativity difference should be greater than or equal to electronegativity difference should be greater than or equal to 1.9. 1.9 से ज्यादा होना चाहिए या इसके बराबर होना चाहिए इलेक्ट्रोनिगेटिविटी डिफरेंस। एंड बोलते हैं ना, इलेक्ट्रोनिगेटिविटी डिफरेंस। ये 1.9 या उससे ज्यादा होना चाहिए। उससे कम में अगर बन भी गया तो अच्छा आयनिक बॉन्ड नहीं बनेगा, बहुत वीक बनेगा। हाँ, स्ट्रॉन्ग बनेगा आयनिक की कंडीशन। स्पेस आइसोमेरिज्म का भी एक पॉइंट दिया है, लेकिन आइसोमेरिज्म जब पढ़ाएंगे तभी पढ़ाएंगे। लोन पेयर बता दिए मैंने आपको, है ना। अब हम लोग बात करते हैं लुईस, हेडिंग डालिए लुईस सिंबल।
लुईस सिंबल करा दिया, नहीं कराया? लुईस, हम लोग कोवेलेंट कंपाउंड के जो वो है प्रॉपर्टीज है वो नहीं कर रहे हैं। उसका रीजन ये है कि पूरे चैप्टर में कोवेलेंट की प्रॉपर्टीज ही चलेंगी। मेनली हम क्या पढ़ने वाले हैं? कोवेलेंट कंपाउंड ही पढ़ने वाले हैं। लुईस सिंबल क्या होता है? अगर मान लीजिए किसी के वैलेंस शेल में, आउटर शेल में जितने इलेक्ट्रॉन हैं, अगर उसके सिंबल के साथ उन इलेक्ट्रॉन्स को रिप्रेजेंट करोगे तो उसको हम लोग बोलते हैं लुईस सिंबल, है ना? क्या मतलब है? रिप्रेजेंटेशन ऑफ वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन विथ सिंबल is called Lewis symbol। जैसे मान लो मैंने बोला लिथियम है, तो लिथियम का कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है? 2 1। लिथियम का कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है? 2 1। तो अगर मैं इसका लुईस सिंबल बनाऊंगी तो कैसे बनाऊंगी? Li, इसके ऊपर एक इलेक्ट्रॉन शो करता है। इजी है। जैसे मान लो मैं बेरिलियम का बनाना चाहती हूँ, तो बेरिलियम का लुईस सिंबल कैसे बनाऊंगी? आउटर शेल में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 2, 2 इलेक्ट्रॉन निकाल दिए। ऑक्सीजन का बनाना है तो ऑक्सीजन में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं आउटर शेल में? 6। एटॉमिक नंबर 8 होता है, वैलेंस शेल में 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो ऑक्सीजन का लुईस सिंबल बनाना है तो कितने इलेक्ट्रॉन दिखा दूं मैं? डॉट से दिखाते हैं। इलेक्ट्रॉन को किससे दिखाएंगे? क्रॉस से बना सकते हैं। क्या हो गया? रिदांश तिवारी, क्या प्रॉब्लम है? चलो, अब हम लोग लुईस डॉट स्ट्रक्चर बनाना सीखने वाले हैं, है ना? और वो टॉपिक जो होगा अपना पूरा एक लेक्चर लेगा, लुईस डॉट स्ट्रक्चर। इसलिए आपको उसके पहले मैं एक छोटा सा टॉपिक सिखा देती हूँ। हेडिंग डालेंगे। कौन है? परमजोत, बोलिए। हाई इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी लिखा होगा कहाँ? हाई नेगेटिव लैटिस एंथैल्पी था और हाई इलेक्ट्रॉन गेन, हाई इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी ज्यादा होगी तो ज्यादा लेगा, नहीं ज्यादा देगा। इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी नेगेटिव आयन बनने के लिए होती है ना, ज्यादा देगा, लेगा थोड़ी। ज्यादा एनर्जी बाहर निकालने का मतलब केमिस्ट्री में ज्यादा खुश है, ज्यादा हैप्पी है वो। ठीक है, एनर्जी लेना दुख की बात है, एनर्जी अपने अंदर से निकालना क्या है? एलिमेंट के लिए खुशी की बात है, स्टेबिलिटी बढ़ती है ना? क्योंकि केमिस्ट्री में एनर्जी और सिस्टम की स्टेबिलिटी अपोजिट चलती है ना? जैसे मान लो हमारे पास बहुत पैसा हो, हम क्या करें? ज्यादा पैसा दान कर दें तो हमारी तो स्टेबिलिटी कम हो जाएगी, है ना? लेकिन केमिस्ट्री में क्या है? एनर्जी अगर निकाल रहा है सिस्टम तो ज्यादा स्टेबल बन रहा है, क्योंकि एनर्जी और स्टेबिलिटी कैसे चलते हैं? अपोजिट। तो एनर्जी ज्यादा निकाल रहा है तो ज्यादा खुश है, ज्यादा स्टेबल है। किसी सिस्टम को एनर्जी ज्यादा देनी पड़ रही है तो अच्छी बात नहीं। चलिए, हम लोग क्या पढ़ने जा रहे थे? फॉर्मल चार्ज, छोटा सा टॉपिक है, ये पढ़ लेते हैं।
फॉर्मल चार्ज। बहुत अच्छा टॉपिक है। फॉर्मल चार्ज कोई पूछ रहा बहुत अच्छा, मतलब बहुत अच्छा। डेफिनेशन लिखानी पड़ेगी क्या? चलो लिखवा देते हैं, होती नहीं है वैसे कुछ, लिखवा लिख लो। इट इज डिफरेंस बिटवीन नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन it is difference between number of valence electron, क्या प्रॉब्लम है, of an isolated atom and number of electron assigned to that and number of electron assigned to that atom in Lewis dot structure। हर कंपाउंड का एक लुईस डॉट स्ट्रक्चर होता है। उस स्ट्रक्चर में किसी एटम को जितने इलेक्ट्रॉन दिए गए हैं, असाइन किए गए हैं, और उसके पास फ्री स्टेट में अगर वो एलिमेंट हो, एटम हो, तो उसके कितने इलेक्ट्रॉन हैं, उन दोनों के डिफरेंस को हम बोलते हैं फॉर्मल चार्ज। फॉर्मल चार्ज वही बता रहे, एग्जाम्पल लेते हैं अच्छा सा। लुईस डॉट स्ट्रक्चर अभी आपको बनाना सिखाया नहीं है, तो मैं लुईस डॉट स्ट्रक्चर बना के आपको दूंगी। एग्जाम्पल लेते हैं, कुछ सिंपल सा ले लिया जाए। सबसे सिंपल ओजोन ले लें। H2O ले लेते हैं, H2O ले लें। H2O का लुईस डॉट स्ट्रक्चर बना रही हूँ मैं, देखिए। H2O का लुईस डॉट स्ट्रक्चर बना रही हूँ। कैसे बनेगा, यहाँ पे अगर हम देखें तो हाइड्रोजन पे एक इलेक्ट्रॉन यहाँ वाला है, एक ये है। ऑक्सीजन का एक इलेक्ट्रॉन ये हो गया, शेयरिंग हो गई। ऑक्सीजन के पास कितने इलेक्ट्रॉन होंगे और बचे हुए? 4 बचे होंगे, 2 उसने यूज कर लिए थे। ठीक, क्लियर है बात? अब ये तो इसका बन गया लुईस डॉट स्ट्रक्चर। ठीक, अगर मुझे निकालना है फॉर्मल चार्ज ऑन ईच एटम, अलग अलग एटम के लिए निकाला जाता है। जैसे इस हाइड्रोजन को मैं हाइड्रोजन नंबर 1 बोल दूं, इस हाइड्रोजन को हाइड्रोजन नंबर 2। 2 एलिमेंट सेम है, इसलिए एक का नाम दे दिया 1, एक का नाम दे दिया 2, और ये हो गया ऑक्सीजन। तीनों पे अलग अलग निकाले। ठीक, तो इसके लिए फॉर्मूला क्या है? फॉर्मल चार्ज के लिए फॉर्मूला होता है Fc का। वैलेंस इलेक्ट्रॉन जिसका भी निकालना उसमें अगर वो फ्री स्टेट में है, जैसे ऑक्सीजन मैंने लिया,
तो ऑक्सीजन में फ्री स्टेट में वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं? 6 होते हैं, है ना। आउटर शेल में जितने इलेक्ट्रॉन होंगे वही वैलेंस इलेक्ट्रॉन होंगे। माइनस लोन पेयर इलेक्ट्रॉन, उस एटम पे कितने हैं लोन पेयर, माइनस हाफ ऑफ शेयर्ड इलेक्ट्रॉन। ये फॉर्मूला है फॉर्मल चार्ज। लिखिए एक बार फॉर्मूला, फिर हम लोग कैलकुलेट करें। वैलेंस इलेक्ट्रॉन माइनस लोन पेयर इलेक्ट्रॉन माइनस हाफ ऑफ शेयर्ड। लिख लिया, निकाला जाए फिर फॉर्मल चार्ज एक एक पे। वैलेंस इलेक्ट्रॉन माइनस लोन पेयर इलेक्ट्रॉन एलपी माइनस हाफ ऑफ शेयर्ड इलेक्ट्रॉन। अभी कर रहे, लिख लिया फॉर्मूला। ये स्ट्रक्चर था, इसको नाम 1, इसको नाम 2, इस पे लोन पेयर थे 4। ठीक, अब मैं फॉर्मल चार्ज निकाल रही हूं हाइड्रोजन 1 पे, पहले वाले देखो ध्यान से। हाइड्रोजन में वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं? हाइड्रोजन का कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है? 1। ऑक्सीजन का होता है 2 6, तो ऑक्सीजन के 6 होंगे, हाइड्रोजन के कितने होंगे? 1। तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने हैं हाइड्रोजन के? ठीक, माइनस लोन पेयर इलेक्ट्रॉन थे, हाइड्रोजन के पास कोई लोन पेयर है ही नहीं, एक ही होता है, उसने शेयरिंग में दे दिया तो 0, माइनस हाफ ऑफ शेयर्ड पेयर। किसी भी एटम के चारों तरफ जो शेयरिंग उसने करी है, शेयर्ड पेयर में ध्यान रखना है अपने को कि शेयर्ड पेयर का मतलब है जैसे ये इसका एक था ना, ये तो ये दोनों काउंट होंगे, केवल इसी का काउंट नहीं होगा, जो बॉन्ड बनाया तो दूसरे का भी इसने शेयरिंग तो करी है ना, तो ये दोनों काउंट होंगे शेयर्ड पेयर। तो अगर हम लोग देखें तो इस पे कितना आ जाएगा? 1 माइनस 1 क्या आ जाएगी वैल्यू? 0। हाइड्रोजन 1 पे क्या आ गया? 0। इसी तरीके से हाइड्रोजन 2 पे भी जब निकालोगे तो हाइड्रोजन 2 पे भी वैलेंस इलेक्ट्रॉन 1 होते हैं, लोन पेयर है नहीं, शेयर्ड पेयर इसके पास भी कितना हुआ? 2 ही हुआ इलेक्ट्रॉन। टोटल इलेक्ट्रॉन लगाने हैं आप, तो वैल्यू क्या आ गई? 0। कोई, इसका मतलब इन पे फॉर्मल चार्ज है नहीं, 0। ऑक्सीजन की बात करें, ऑक्सीजन पे फॉर्मल चार्ज, ऑक्सीजन के वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं? 6। लोन पेयर इसके पास कितने दिखाई दे रहे हैं? 4 इलेक्ट्रॉन। 2 पेयर है तो कितने इलेक्ट्रॉन ले लोगे? 4 इलेक्ट्रॉन काउंट करेंगे, माइनस हाफ ऑफ शेयर्ड पेयर कितने इसके काउंट करोगे? 2 तो ये खुद इसके, ये वाले भी काउंट होंगे, तो कितनी वैल्यू बनी? यानी कि इसमें सबके ऊपर फॉर्मल चार्ज क्या आया? 0। किसी के ऊपर कोई चार्ज नहीं आ रहा है। अच्छा, फॉर्मल चार्ज का वैसे वर्बल मीनिंग समझते हैं क्या है। फॉर्मल चार्ज का मतलब है कि बॉन्ड बनने में किसी एटम का, फॉर्मल चार्ज बेसिकली वैसे समझ सकते हैं हम लोग कि जैसे किसी से उधार लेना और देना है ना, तो अगर आपको किसी को ना देना है ना, आपने दिया पर उतना ही ले लिया, तो क्या होगा? कोई इस तरीके का हिसाब किताब नहीं रहेगा ना। तो इसका मतलब ये है कि इस बॉन्ड बनने में किसी के ऊपर कोई चार्ज नहीं आया। इस बॉन्ड फॉर्मेशन में, बॉन्ड फॉर्मेशन कुछ इस तरीके से हुआ कि किसी के ऊपर कोई चार्ज नहीं है, तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे?
कि फॉर्मल चार्ज नहीं है। तो इसका मतलब वाटर मॉलिक्यूल में किसी भी एटम पे कोई चार्ज आया ही नहीं, तो इसका मतलब हम क्या बोलेंगे कि फॉर्मल, इस पे कोई भी इस तरीके की चीज नहीं है। अब एक और चीज समझो, जैसे मान लो मैंने बोला कि मान लो कोई ये मॉलिक्यूल, ठीक, ये कैसा दिखाई दे रहा है अपने को, कोई चार्ज इस पे है, न्यूट्रल दिख रहा है। न्यूट्रल अगर मॉलिक्यूल है तो या तो सब पे जीरो होगा, या तो सबका क्या होगा, जीरो होगा, जैसा कि वाटर के केस में अपने को दिखा, या तो ऐसा होगा कि फॉर्मल चार्ज ऑन ए प्लस 2 मल्टीप्लाइड बाई फॉर्मल चार्ज ऑन बी प्लस फॉर्मल चार्ज ऑन सी इज इक्वल टू क्या होगा, यानी अगर कोई स्पीसीज आपको न्यूट्रल दिखती है तो आप बोलोगे कि उसमें जितने भी एलिमेंट प्रेजेंट हैं सबके फॉर्मल चार्ज का टोटल क्या है, जीरो। जब एक एक को इंडिविजुअल कैलकुलेट करोगे तब पता चलेगा कि एग्जैक्टली सबका जीरो है अलग अलग, या उनका एडक्ट जीरो आ रहा है। कभी ऐसा भी हो सकता है कि किसी, मान लो ए पे आ गया -2, है ना, सी पे आ गया -2 और बी पे आ गया +2 तो अगर इस पे +2 हो गया तो टोटल में +4 चार्ज बन गया बी पे, और ए पे -2 है, सी पे -2 है, तो टोटल में -4 बन गया। तो उसमें भी, उस केस में भी ओवरऑल क्या आएगा, जी। एक बार इसको नोट करिए। तो और एग्जांपल कराएं इसको। हाँ, लगेगा। अलग अलग कॉम्प्लिकेटेड मॉलिक्यूल्स के बनाएंगे ना। वाटर तो बचपन से बनाते आ रहे हैं तो इसका तो आता ही है। इसलिए आपको लग रहा होगा ये तो इजी है, इसमें एक लेक्चर क्या लग जाएगा ये सीखने में। दूसरा एग्जांपल ले लें। ऑनलाइन बात समझ आ रही है क्या, ऑनलाइन? हो गया, किसने बोला था, एक सेकेंड। अब अपनी कॉपी में कार्बोनेट आयन का स्ट्रक्चर बनाएंगे, CO3-2। कोशिश करिए एक बार के लिए, रफ में बना लो, अगर लगता है आपको गलत बनेगा। कोशिश कर एक बार। CO3-2, CO3 के ऊपर -2 का चार्ज, -2 का चार्ज मतलब 2 इलेक्ट्रॉन देने हैं सिस्टम को। CO3-2, नहीं, इलेक्ट्रॉन ऐड कर देना, भी फॉर्मल चार्ज निकालना सिखाते। सारे ऊपर डबल बॉन्ड आ रहा है। CO3-2, कार्बन 3 ऑक्सीजन। इन जनरली जिसकी इलेक्ट्रोनिगेटिविटी ज्यादा होती है उसको माइनस चार्ज देते हैं, तो ऑक्सीजन की ज्यादा होती है तो ऑक्सीजन को इलेक्ट्रॉन दोगे। बनाए,
बनाते हैं, देखो ध्यान से देखो, CO3 - 2 का लुईस डॉट स्ट्रक्चर कैसे दिखता है। मैंने लिखा CO3 - 2 का मतलब है कि कार्बन में जितने इलेक्ट्रॉन हो, 3 ऑक्सीजन में जितने इलेक्ट्रॉन हो, 2 इलेक्ट्रॉन और आपको देने हैं, है ना। तो कार्बन और ऑक्सीजन में, कार्बन सेंटर में बनाया जाएगा, ऑक्सीजन साइड में बनाया जाएगा स्ट्रक्चर में। ऑक्सीजन जो है वो ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, इसलिए जो 2 इलेक्ट्रॉन देने हैं वो एक ऑक्सीजन को 1 इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा दोगे, एक को 1 दोगे। यानी कि अगर ऑक्सीजन का सिस्टम मैं बोलती हूँ कितने का होता है, 2 6 का, तो कितने का बन जाएगा, अगर एक को दे दोगे तो 2 7 का बन जाएगा, दूसरे को दोगे तो उसका भी कितने का बनेगा, 2 7 का। यानी कि 2 ऑक्सीजन ऐसे दिखाने हैं अपने को स्ट्रक्चर में जिसमें 7 इलेक्ट्रॉन आउटर शेल में दिखाएंगे अपन, क्योंकि चार्ज कितना दिख रहा है ऊपर, -2। तो बनाते हैं, देखो ध्यान से, 3 ऑक्सीजन दिखा रहे हैं अपन। तीनों ऑक्सीजन में 6 होते हैं, इसके 7 दिखा। दे सकते हैं, बॉन्डिंग अलग तरीके से हो जाएगी। 7 दिखा दिए इसके, एक को 6 का ही सिस्टम दिखाओ। कार्बन कितने बॉन्ड बनाता है, 4 होते हैं उसके पास, 4 ही बनाएगा। तो कार्बन के इलेक्ट्रॉन को मैं क्रॉस से दिखा रहा हूं। इस ऑक्सीजन को मैंने 6 दिए थे, इसका नाम 1 दे दो, इसका नाम 2 दे दो, इस ऑक्सीजन का नाम 3 दे दो। तीनों सेम एटम इसलिए नाम दे दिया 1 2 3। इसके पास 6 हैं, तो इसको ऑक्टेट के लिए कितने चाहिए, 8 चाहिए, 2 और चाहिए, तो इससे शेयरिंग। ठीक, इसके पास तो 7 हो गए थे, माइनस का चार्ज हमने बताया था ना, तो माइनस का चार्ज का मतलब 1 इलेक्ट्रॉन यहाँ दे दिया, 1 इसको दे दिया। तो -2 था, तो 1 माइनस यहाँ, 1 माइनस यहाँ, माइनस का मतलब 1 इलेक्ट्रॉन इसको दे दिया। इसके पास 7 है, तो इसको कितना चाहिए, 8 करने के लिए 1 ही चाहिए। इसके पास भी 7 है, तो 8 करने के लिए 1 ही चाहिए। कार्बन के खुद के 4 थे, 1 2 3 4, तो 4 चाहिए इसको, तो 2 इधर से ले लेगा, 1 इधर से, 1 इधर से। देख पा रहे हैं क्या, बोलो। अगर इस स्ट्रक्चर को मैं बॉन्ड लाइन के फॉर्म में बनाऊं तो ऐसा बना सकती हूँ, यहाँ पे डबल बॉन्ड बना दो, यहाँ पे सिंगल बॉन्ड, यहाँ पे सिंगल बॉन्ड। इस स्ट्रक्चर को ऐसे ब्रैकेट में बंद करके इस पे -2 ऐसे लिख देंगे। -2 का मतलब है यहाँ यहाँ 1 इलेक्ट्रॉन हमने दिया हुआ, अंडरस्टूड है। अब इसके पास लोन पेयर कितने बच रहे थे, 2 लोन पेयर बच रहे थे, अब लोन पेयर दिखाएंगे। यहाँ पे कितने बच रहे थे, 1 ही, तो इसने शेयरिंग करी तो 6 बच जाएंगे, सब लोग एग्री कर रहे हैं, और यहाँ पे भी 6 हो जाएंगे। कार्बन के पास 4 थे, चारों उसने बॉन्ड बनाने में यूज कर दिए, तो उसके पास तो लोन पेयर है नहीं। अब निकालें सबका फॉर्मल चार्ज 1 by 1। हाँ, तो सेंटर को जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम है उसको पॉजिटिव चार्ज देते हैं, यानी उससे इलेक्ट्रॉन कम करना पड़ता है। पॉजिटिव का मतलब इलेक्ट्रॉन निकला हुआ है सिस्टम से। अब फॉर्मल चार्ज निकालें सब पे, पहले कार्बन पे निकालते हैं। फॉर्मल चार्ज ऑन कार्बन, वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं कार्बन में, 4 होते हैं। लोन पेयर इलेक्ट्रॉन 0 दिख रहे हैं, कोई लोन पेयर नहीं है इसके पास, एक्स्ट्रा पेयर कोई बचा ही नहीं है। हाँ, शेयर्ड पेयर कैसे काउंट करते हैं, जितने उसने बॉन्ड बनाए हैं उसका डबल हो जाएगा। 1 2 3 4 बनाए,
तो 4 में 2 बॉन्ड है ना, तो कितने इलेक्ट्रॉन हो गए? 8। तो कितनी आ जाएगी वैल्यू? कार्बन पे क्या आ रहा है फॉर्मल चार्ज? 0। अब ऑक्सीजन नंबर 1 पे निकालते हैं। फॉर्मल चार्ज ऑन ऑक्सीजन नंबर 1। ऑक्सीजन के वैलेंस शेल में इलेक्ट्रॉन होते हैं 6। वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 6। लोन पेयर इलेक्ट्रॉन फर्स्ट वाले के पास कितने हैं? 1 2 3 4। ये तो पार्टिसिपेट करवा रहा है बॉन्ड में, यहाँ पे 1 2 3 4 ही दिख रहा है। बॉन्ड कितने बनाए हैं इसने? 2 बॉन्ड बनाए हैं। जितने बॉन्ड बनाए हैं उसका डबल कर देंगे, तो बॉन्ड बनाए हैं 2, तो 4 इलेक्ट्रॉन हो गए। शेड वाले 4 हो गए। वैल्यू कितनी आएगी? 6 - 4 कितना आ गया? 2। और यहाँ पे क्या आ रहा है? 2। इस ऑक्सीजन पे भी क्या आया चार्ज? अब सेकंड पे निकालो, थर्ड पे निकालो। -1 -1 आ रहा है, निकाल लो सेकंड और थर्ड। थर्ड पे भी सेम ही आएगा अगर बॉन्डिंग सेम है तो। ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा। फ्लोरीन और ऑक्सीजन कह रहे हो, तो फ्लोरीन को दे दो। जैसे किसी कंपाउंड के दो से ज्यादा लुईस डॉट स्ट्रक्चर भी पॉसिबल है, तो अपन ऐसा भी कर सकते हैं एक एक दे दें, अपन ऐसा भी कर सकते हैं एक ही एटम को दोनों दे दें। दो स्ट्रक्चर बना देंगे उस केस में। लुईस डॉट स्ट्रक्चर कई सारे पॉसिबल है। हाँ डिफरेंस आ जाएगा ना अगर लुईस डॉट स्ट्रक्चर के हिसाब से फॉर्मल चार्ज आए। एग्जैक्टली जब हम कैलकुलेट करेंगे तो फॉर्मल चार्ज सेम आए, अलग नहीं आए, फिर उसमें कुछ शेयर्ड पेयर वेयर में डिफरेंस आ जाएगा। फॉर्मल चार्ज तो सेम आए। तो निकाल लिया फॉर्मल चार्ज ऑन सेकंड एंड थर्ड, निकाल लिया। कितना आया? -1। सेकंड वाले पे कैसे निकाला? 6 वैलेंस इलेक्ट्रॉन थे और लोन पेयर कितने थे इसके पास? इस पे लोन पेयर कितने दिखाई दे रहे हैं आपके? 6 इलेक्ट्रॉन दिखाई दे रहे हैं, -12। शेयर्ड कितने दिख रहे हैं? एक ही बॉन्ड बनाया हुआ है इसने, तो 2 इलेक्ट्रॉन, तो ये तो आ गया आपका -1। इसी तरीके से इसका भी क्या आ गया? अगर बॉन्डिंग सेम है, एलिमेंट सेम है, बॉन्डिंग सेम है, तो चार्ज भी क्या आएगा? एक का निकाल लिया तो दूसरे का भी पता। ठीक, इस स्ट्रक्चर में अगर ध्यान से देखो तो फॉर्मल चार्ज ऑफ टोटल अगर फॉर्मल चार्ज निकाले हम तो कितना आ जाएगा? कार्बन का प्लस ऑक्सीजन 1 का प्लस ऑक्सीजन 2 का प्लस ऑक्सीजन 3 का। कार्बन पे कितना आया था? 0। ऑक्सीजन 1 पे कितना आया था? 0। ऑक्सीजन 2 पे -1, ऑक्सीजन 3 पे -1। टोटल फॉर्मल चार्ज कितना बन गया? -2। CO3 पे कितना चार्ज दिख भी रहा था? -2। यानी कि टोटल जो चार्ज उस पे दिख रहा है, अगर न्यूट्रल है तो टोटल चार्ज सबका क्या आएगा? 0। अगर चार्ज है कोई तो टोटल फॉर्मल चार्ज जब कैलकुलेट कर लोगे तो चेक भी करना है इस आंसर को अपने
कि सबका चार्ज कैलकुलेट करके जो यूनिट का चार्ज ऊपर स्पीसीज पे है वो आ रहा है या नहीं। अगर वो नहीं आ रहा है तो मतलब कहीं पे गलती है। जितने लुईस डॉट स्ट्रक्चर किसी कंपाउंड के अगर मान लो 5 लुईस डॉट स्ट्रक्चर बना रहे हैं तो उसमें से क्या होता है कि एक स्ट्रक्चर को सबसे ज्यादा स्टेबल माना जाता है। तो सॉल्युबिलिटी अगर हम देखेंगे तो उसके हिसाब से बेसिकली लुईस डॉट स्ट्रक्चर्स आर हाइपोथेटिकल स्ट्रक्चर, मतलब किसी कंपाउंड के 4 स्ट्रक्चर 5 स्ट्रक्चर तो नहीं हो सकते ना, स्ट्रक्चर तो एक ही लोग है ना। लेकिन लुईस डॉट स्ट्रक्चर क्या होते हैं, हाइपोथेटिकल है। जैसे अभी इन्होंने पूछा था किसी स्ट्रक्चर पे अगर -2 का चार्ज है तो फ्लोरीन और ऑक्सीजन अगर उसमें है तो आप आइडियली किसको -2 का चार्ज दोगे, या एक को -1 दूसरे को, एक एक इलेक्ट्रॉन किसको किसको दोगे, या दोनों इलेक्ट्रॉन फ्लोरीन को ही दे दोगे या दोनों ऑक्सीजन को दे दोगे। तो कोई स्ट्रक्चर हम ऐसा भी बना सकते हैं जिसमें दोनों इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन को दे दें, कोई ऐसा भी बना सकते हैं जिसमें हम दोनों इलेक्ट्रॉन फ्लोरीन को दे दें। पर अलग अलग लुईस डॉट स्ट्रक्चर की स्टेबिलिटी अलग अलग होती है, वो भी अभी सिखाएंगे आपको कि कैसे स्टेबिलिटी है। चलो अब एक एग्जांपल मैं देती हूँ स्ट्रक्चर बना के, आप निकाल के दिखाएंगे। एक स्ट्रक्चर बना देते हैं, किसका बना दिया जाए, SO4-2 का बना दो। SO4-2 स्ट्रक्चर मैं बना के दूंगी। क्या हो गया, एरो की जरूरत नहीं पड़ेगी, वैसे एरो की तो जरूरत ही नहीं है, 7 होगा। वन टू थ्री फोर नाम दे देते हैं सबको। सल्फर पे सबसे पहले निकालोगे, स्ट्रक्चर देखो 1 और 4, सेकंड और 4 का स्ट्रक्चर सेम है, ऑक्सीजन का 6 इलेक्ट्रॉन है, एक एक बॉन्ड बना रहा है, तो एक का निकाल लोगे तो दूसरे का भी सेम आए। इसी तरीके से थर्ड और फर्स्ट का भी सेम है ऑक्सीजन का, एक का निकालोगे दूसरे का भी उतना ही है। और सल्फर का पहले निकालो, पहले सल्फर का बताओ मुझे। सल्फर के आउटर शेल में 6 होते हैं, सल्फर का कॉन्फ़िगरेशन 2,8,6 होता है, बना लो। 0 आ रहा है, सल्फर का आ गया सबका, सब लोग निकाल पा रहे हैं कि नहीं, ऑनलाइन कर पा रहे हैं सब। सल्फर पे कितना आ रहा है,
0। चलिए ऑक्सीजन 1 और 3 पे निकालिए, 2 और 4 पे निकालिए। हो गया? आपने कर लिया हो तो मैं करके बताऊं? सल्फर पे निकालें पहले। सल्फर के आउटर शेल में होते हैं 6 इलेक्ट्रॉन। लोन पेयर इसके पास है नहीं, 6 होते हैं। 6 इसने बॉन्ड बना लिए, 1 2 3 4 5 6, 6 बॉन्ड बना लिए, मतलब 6 के 6 इसने यूज कर दिए। तो लोन पेयर तो है नहीं इसके पास। 6 बॉन्ड बनाए हैं तो कितने इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे? शेयर्ड पेयर कितने गिनने पड़ेंगे अपने को? जितने बॉन्ड है उसका डबल। इस तरीके से यहाँ पे जो हाफ कर रहे हैं ना, ये हाफ ऑफ बॉन्ड, ये भी ना करें। यहाँ पे हम लोग ऐसे भी कर सकते हैं, वैलेंस इलेक्ट्रॉन माइनस लोन पेयर इलेक्ट्रॉन, ये ले सकते हैं, माइनस नंबर ऑफ बॉन्ड, कितने बॉन्ड बना रहा है, ये भी ले सकते हैं। जैसे ये अपन डबल इलेक्ट्रॉन कर रहे हैं फिर उसका हाफ कर रहे हैं, ऐसे भी कर सकते हैं। देख लो कितना बॉन्ड बना रहा है कोई, वो नंबर ऑफ बॉन्ड लिख दो, उससे भी निकल सकते। तो वैलेंस 6 था, लोन पेयर 0 था, और ये 12 थे, तो ये कितना आ गया? 6 माइनस 6 दैट इज 0। ठीक, ये फॉर्मूला भी लिख सकते हैं, वैलेंस इलेक्ट्रॉन माइनस लोन पेयर इलेक्ट्रॉन माइनस नंबर ऑफ बॉन्ड, वो एटम कितने बॉन्ड बना रहा है। अब फर्स्ट ऑक्सीजन निकाल रहे हैं, ऑक्सीजन फर्स्ट एंड ऑक्सीजन थर्ड सेम होंगे, तो निकाल लो। ऑक्सीजन के भी आउटर शेल में कितने होते हैं? 6 ही होते हैं। माइनस लोन पेयर कितने दिख रहे हैं फर्स्ट और थर्ड में? फर्स्ट के लिए अगर देख रहे हैं तो कितने हो जाएंगे? 4 लोन पेयर होगा, माइनस, मैंने क्या बोला, बॉन्ड देख लो बस, तो फर्स्ट और थर्ड में आ गया। FC ऑन सेकेंड एंड सेकेंड ऑक्सीजन, और कौन सा ऑक्सीजन लिया है? 4। कितना आएगा? 6 है, और कितना है आपका? 6 लोन पेयर भी है, और बॉन्ड कितना बना रहा है? एक ही बना रहा है। दोनों में -1 हो गया, तो टोटल में कितना हो गया? -2। बाकी सब पे 0 ही आया था। कर लेंगे ऐसे। एग्जाम्पल लिख लीजिए घर से करके आने के लिए। डॉट स्ट्रक्चर बनाने की कोशिश करेंगे और फॉर्मल चार्ज निकालेंगे सारे एटम का। NO3 माइनस, दो तीन ही देती हूँ, NO3 माइनस H3O प्लस, और एक और ले लो CH4। घर से करके आएंगे। नेक्स्ट क्लास में आपकी कॉपी में किया हुआ होना चाहिए, रफ में करिए, फेयर में करिए, जिसमें भी दिखाएंगे।